हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम कौटिल्य के सैन्य चिंतन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजिक थॉट्स ऑफ कौटिल्यस। सबसे पहले कौटिल्य के परिचय के बारे में जानेंगे कि कौटिल्य क्यों इतने प्रसिद्ध हुए। ठीक है, उसके बाद जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसके बारे में जानने का हम इस वीडियो के अंदर में प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौटिल्य कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, तो प्राचीन भारत में महान कूटनीतिज्ञ, सैन्य विचारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कानून एवं सैन्य संगठन को प्रदर्शित करने वाले महान आचार्य कौटिल्य का जन्म 400 ईसा पूर्व विक्रमशिला में हुआ। यानी कौटिल्य का जन्म 400 ईसा पूर्व में विक्रमशिला में होता है, जो सैन्य विचारक भी थे, राजनीतिज्ञ भी थे, अर्थशास्त्रीय भी थे, कानून एवं सैन्य संगठन को जो सर्वप्रथम प्राचीन काल में व्यवस्थित किया था। ठीक है, एक व्यवस्थित ढंग से जो प्रस्तुत करने का कार्य किया था वो कौटिल्य के द्वारा प्राचीन काल में किया गया था। कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, परंतु उन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता था। जैसे कौटिल्य उनके गोत्र और कुटिल बुद्धि के कारण पड़ा, यानी जो कौटिल्य है उनके कुटिल बुद्धि के कारण पड़ा, और जो चाणक्य है वो चाणक्य पुत्र थे, इसलिए उनको चाणक्य कहा जाता था। ठीक है, आगे है कौटिल्य अपने विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र से विश्व में प्रसिद्ध होते हैं, जिस रचना में उन्होंने सैन्य संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था, अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था, सैन्य नियुक्तियां, वेतन एवं प्रशिक्षण, सैन्य अभियान एवं रचना, युद्ध संचालन एवं विदेश नीति के साथ साथ अर्थनीति की जो व्यवस्था है, यानी आर्थिक जो व्यवस्था है उस पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में सैन्य संगठन, प्रशासनिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र की व्यवस्था, सैनिक नियुक्ति, वेतन प्रशिक्षण, सैनिक अभियान एवं रचना, युद्ध संचालन एवं विदेश नीति के साथ साथ जो आर्थिक व्यवस्था है जो एक राजा को करनी चाहिए या और एक राज्य में होनी चाहिए, ठीक है, उस पर प्रकाश डाला और उनको एक व्यवस्थित ढंग से प्रत्येक का जो प्रशासन है, जैसे कि वर्तमान में हर एक जो विभाग होता है उसका मंत्री होता है, तो उसी आधार पर इन्होंने अपने हर एक विभाग के अध्यक्ष का नाम दिया और उनको क्रम वाइज प्रस्तुत करने का अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने प्रयास किया है। ठीक है, आगे है कौटिल्य एक शिक्षक थे जिनको परिस्थितियों के कारण राजनीतिज्ञ जीवन व्यतीत करना पड़ा। यानी कौटिल्य एक अध्यापक थे जिनको परिस्थितियों के कारण राजनीतिज्ञ जीवन व्यतीत करना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थीं जो उस समय यानी तत्कालीन जो राजा था, नंद वंश का शासक था, और नंद वंश का जो शासक था उन्होंने नंद वंश के शासक ने आचार्य कौटिल्य को अपमानित कर अपने महल से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तभी क्या है, कौटिल्य शपथ लेते हैं कि और अपनी जो शिखा है यानी चोटी उसको खोलते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इसी चोटी को जब भी बांधूंगा जब पूर्णतः नंदवंश का विनाश कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे तेजस्वी, साहसी और वीर बालक को मौर्य वंश का संस्थापक बनाकर नंदवंश का समूल नाश कर दिया। यानी जो मौर्य काल का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, वह भी अपने उत्तराधिकारी के लिए युद्ध कर रहा था। वह साहसी और तेजस्वी बालक था जिसको कौटिल्य ने परखा और उसको मौर्य वंश का शासक बनाकर, मौर्य वंश की स्थापना करवाकर शासक बनाकर नंदवंश का पूर्णतः विनाश करने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया। ठीक है, आगे है फिर से बिखरे हुए तत्कालीन राज्य अथवा छोटी छोटी रियासतों को मिलाकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना कर स्थायी शासन की जो शुरुआत है या स्थापना है वो कौटिल्य के द्वारा की गई। यानी जब नंद वंश का नाश हो जाता है तो उस समय बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी रियासतें, राज्य थीं जो बिखरी हुई थी। तो क्या है, मौर्य यानी चंद्रगुप्त के नेतृत्व में इन पर अधिकार किया गया, आक्रमण कर इनको अपने राज्य में मिला लिया गया और एक स्थायी शासन की व्यवस्था की, जो सभी राज्य मौर्य वंश के में सम्मिलित कर लिए गए थे और उनके द्वारा ही उन पर शासन किया जाता था। ठीक है, आगे है कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रंथ में अनेकों एवं छोटी छोटी बातों का उल्लेख किया है जिससे राजा अपने राज्य का विस्तार
कर अपनी जनता एवं शक्ति को प्रबल बना सके। यानी कौटिल्य ने सभी जो क्षेत्र होते हैं उन पर अपना प्रकाश डाला है और बताया है कि जो राजा है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, और जो सेना है, सेना कितनी प्रकार की होनी चाहिए, दुर्ग कैसे होने चाहिए, ठीक है, जो आर्थिक व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, गुप्तचर व्यवस्था है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। इन सब पर अर्थशास्त्र ग्रंथ में उन्होंने ये सब लिखा है और बताया है कि अगर राजा को अपने राज्य का विस्तार करना है तो ये सब चीज़ें इनको प्रबल बनानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। यानी कौटिल्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया था जिसमें जो राज्य है उसको संचालित करने के लिए 7 अंग बताए थे कि इन 7 अंगों के बिना राज्य जो है नहीं चलाया जा सकता है, और राजा भी जो राज्य है उनको किसी भी यानी उसका ना तो विकास किया जा सकता है ना ही विस्तार किया जा सकता है। तो देखते हैं कि कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के बारे में क्या बताया है। कौटिल्य ने राज्य के लिए सप्तांगी सिद्धांत का समर्थन किया और उन्होंने राज्य को सप्त प्राकृतिक युक्त माना। यह 7 प्रकृति ही राज्य के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। सप्तांग सिद्धांत यानी जो सप्तांग सिद्धांत है या जो 7 प्रकृतियाँ हैं, उन्होंने एक राज्य को ऐसा माना है कि जो राज्य होता है वो 7 प्रकृति से युक्त होता है। और जो वे प्रकृति हैं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। राजा है, आमत्य है, ठीक है, आमत्य माने मंत्री, जनपद है, दुर्ग है, कोष, दंड और मित्र, ठीक है। इनको हम आगे डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं राजा और स्वामी। कौटिल्य के अनुसार राजा योग्य, शिक्षित, विद्वान, तर्कशील, आत्मनिर्भर, धैर्यवान, निर्णय लेने की क्षमता से युक्त और वीरोचरित्र गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। यानी जो राजा है एक शिक्षित होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, तर्कशील होना चाहिए, ताकि समस्या के समय में या युद्ध काल में अपने अनेक तर्कों को प्रस्तुत कर सके। आत्मनिर्भर होना चाहिए, अगर किसी कारणवश राज्य में विद्रोह हो जाता है तो राजा स्वयं उसको दबा सके, ठीक है। धैर्यवान होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, और जो वीरोचरित्र है वो गुण उनमें राजा में होने चाहिए, ठीक है। आगे बताया है कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था। जो कौटिल्य था वो राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने जो अपना अर्थशास्त्र है उसमें जो जितनी भी व्यवस्थाएं की हैं वो एक लोकतांत्रिक शासन के अकॉर्डिंग की हुई हैं, ठीक है। आगे है राजा संप्रभुता का प्रतीक होता है, उसके पास विशेष शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि अमात्यों की, पुरोहितों की, सैन्य अधिकारियों और अनेक प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करना। यानी जो राजा है उसके पास अमात्यों को भर्ती करने के लिए, पुरोहितों को भर्ती करने के लिए, अन्य सैन्य अधिकारियों और प्रमुख जो सिविल कर्मचारी हैं उनको नियुक्त करने की शक्ति होती है। राजा को राज्य की महत्वपूर्ण विषयों और समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए कि एक राजा जो होता है उसको राज्य की जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, महत्वपूर्ण विषय हैं और समस्याएं हैं कि क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जो राज्य के अंदर हैं, प्रजा परेशान है या सुखी है, ठीक है। हमारी जो बॉर्डर लाइन है वो एक तरह से सुरक्षित हैं या नहीं है, या किसी भी राज्य में कोई विद्रोह करने के लिए तो अपनी सेना तैयार नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर और इन समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक है। और आगे बताया है गुप्तचरों, दूतों, राजदूतों की नियुक्ति करना। यानी राजा के द्वारा ही गुप्तचरों की, दूतों की और जो राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति करना कौटिल्य ने बताया है कि जो राजा को इन सब चीज़ों की नियुक्ति करनी चाहिए। आगे है राज्य में आंतरिक शांति, सुरक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था को संचालित करना और उनका निरीक्षण करना। यानी जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, देश के अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कैसी है, न्याय व्यवस्था कैसी है, वित्तीय व्यवस्था कैसी है, उसको संचालित करना और उसका निरीक्षण करना राजा का कार्य होता है, ठीक है। आगे है सेना पर नियंत्रण, भर्ती, प्रशिक्षण, हथियार, वेतन आदि की व्यवस्था भी राजा के द्वारा की जानी चाहिए। कौटिल्य ने बताया है कि जो सेना पर नियंत्रण का कार्य है उसको प्रशिक्षण का कार्य है, भर्ती है, हथियार हैं, वेतन हैं आदि की व्यवस्था राजा के द्वारा की जानी चाहिए।
ठीक। आगे हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट में, जो सप्तांग सिद्धांत का दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है आमत्य यानी मंत्री। इसमें बताया है कि जिस प्रकार एक गाड़ी का पहिया दूसरे की सहायता के बिना बेकार होता है, उसी प्रकार राज्य चक्र भी आमत्य आदि की सहायता के बिना एकांकी राजा के द्वारा नहीं चलाया जा सकता। यानी जब तक राजा है और आमत्य नहीं है तो देश को या राज्य को हम नहीं चला सकते हैं। अगर मान लिया वर्तमान में हम देखें, अगर हम भारत का अगर प्रधानमंत्री सिर्फ नरेंद्र मोदी ही हों, अन्य जो मंत्रीगण हैं वो ना हों, तो क्या हम राज्य या भारत को एक प्रॉपर तरीके से चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। तो उसी बारे में इन्होंने बताने का प्रयास किया है कि राजा के साथ साथ आमत्य यानी मंत्रियों को भी होना आवश्यक है। ठीक। दूसरा है कि राजा का दूसरे महत्वपूर्ण अंग आमत्य या मंत्री होता है, जिसके बिना राज्य का संचालन करना कठिन और असंभव है, जैसे कि मैंने अभी बताया है। ठीक है। नेक्स्ट है कौटिल्य द्वारा अमात्यों की नियुक्ति की योग्यताओं को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। यानी कौटिल्य ने जो मंत्री होते हैं उनकी अपनी कुछ योग्यताएं बताई हैं कि किन योग्यताओं के आधार पर हमको मंत्रियों की भर्ती राजा को करनी चाहिए। ठीक है। तो पहला पॉइंट है निष्कलंक व्यक्ति का जीवन, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन पर कलंक न लगा हो, किसी भी प्रकार का दाग ना हो। ठीक है। बौद्धिक चतुराई होनी चाहिए, जो आमत्य है उसके अंदर बौद्धिक चतुराई होनी चाहिए, ताकि वह अपनी बुद्धि की चतुराई से अपने राज्य का विकास कर सके और वह अपने राज्य का विस्तार कर सके। ठीक है। और राजा को एक तरीके से कहते हैं ना कि नए नए ऑप्शंस ला के रखे कि हाँ, हम इस प्रकार से जो अपना राज्य है उसको विस्तार और विकास के रूप में ला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उचित निर्णय, यानी सही निर्णय वाला होना चाहिए। सही जो युद्ध काल में या शांति काल में या किसी समस्या के काल में के जो आमत्य है उसको इस प्रकार होना चाहिए कि वह सही निर्णय ले सके, किसी भी बात का सही और गलत का न्याय कर सके। ठीक है। आगे है कर्तव्य की उच्च भावना रखनी चाहिए, यानी अपने कर्तव्य के लिए हमेशा निरंतर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए और किसी भी कार्य को लेकर मुंह छुपाना वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। आगे बताया हुआ है बहुभाषिता और लोकप्रिय आमत्य, यानी अधिक भाषाओं को जानने वाला, कई प्रकार की भाषाओं को जानने वाला होना चाहिए और लोकप्रिय होना चाहिए, जिसको कुछ लोग जानते हों। ठीक है। कुछ राजा जानते हैं, कुछ व्यक्ति जानते हों, ऐसा आमत्य होना चाहिए। ठीक है। इसके द्वारा हम अपने जो राज्य का विस्तार और विकास करने में सक्षम हो सकते हैं। आगे बताया है जनपद। कौटिल्य ने राज्य का प्रमुख तीसरा अंग जनपद को माना है, यानी अगर राजा है और आमत्य है और जनपद नहीं है तो हमारा एक राज्य नहीं बनता है। ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि कौटिल्य के आधुनिक राज्यों के दो आवश्यक तत्वों का जो उल्लेख है वो वर्तमान में भी है, यानी आधुनिक राज्य हैं उसमें जनसंख्या भी होती है और भूमि भाग भी होता है। तो उन्होंने दो ऐसे तत्व हैं उनका उल्लेख किया है जो आधुनिक काल में यानी वर्तमान काल में भी अपनाए जाते हैं। ठीक है। आगे है कौटिल्य के अनुसार मनुष्य से रहित प्रदेश जनपद नहीं कहलाता है और निश्चित प्रदेश रहित जनसंख्या राज्य नहीं कहला सकती है। एक जनपद इन दोनों का संगम होता है, उसके होने पर राज्य अपना अस्तित्व ग्रहण करता है। यानी कौटिल्य का कहना है कि मानव से रहित जनपद नहीं है, निश्चित प्रदेश में जनसंख्या रहने वाली जो है वो जनपद नहीं है। इन दोनों का जो एक साथ है, यानी जनसंख्या प्लस भूमि। ठीक है। भूमि अगर ये दोनों साथ में हैं तो एक राज्य या जनपद का आविष्कार करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य ने बताया है कि 800 गांवों से युक्त एक जनपद होता है। ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे और भी राज्य बताए हैं और भी मतलब जो जनपद हैं उनके नाम बताए हैं जो एक जनपद के अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि नीचे दिया गया है। स्थानीय, द्रोणमुख, खरवाटिक और संग्रहण में विभक्त किया जाता है, यानी जो ये चारों हैं इसमें क्या है, इनको मिलाकर ही एक जनपद का निर्माण होता है। ठीक है। स्थानीय में 800 गांव आते हैं, द्रोणमुख में 200 गांव आते हैं, खरवाटिक में 100 आते हैं और संग्रहण में भी लगभग
150 के अंतर्गत इसमें जो गांव हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जब तब जाके एक राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, आगे है दुर्गों के संबंध में, यानी जो चौथा अंग बताया है कौटिल्य ने, वो दुर्गों को बताया है कि कौटिल्य ने राज्य का चौथा अंग के रूप में दुर्गों को माना है। कौटिल्य का मत है कि जिस राज्य के दुर्ग सुदृढ़ हैं उसे सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। यानी जिस राज्य में जो हमारे दुर्ग होते हैं प्राचीन काल में, अगर वो सुदृढ़ हैं तो हम कोई भी जो राज्य है उसको पराजित नहीं कर सकता है। जैसे कि हमने जो मूवी आई थी पद्मावत, उसमें देखा कि था कि अलाउद्दीन खिलजी ने कई दिनों तक जो विरोधी राजा है उसको घेरे रखा था, उस पर बमबारी की थी, लेकिन जो किला है वो नहीं टूटा था। आखिर में जाकर जो राजा हैं वो बाहर आए और उनको चालाकी से मार दिया गया। ठीक है, तो ऐसे दुर्गों का निर्माण करना चाहिए ताकि जो शत्रु राष्ट्र हैं वो दुर्गों के अंदर प्रवेश ना कर सके या राज्य के अंदर प्रवेश ना कर सके। राजा को जनपद की सीमाओं के चारों ओर की दिशाओं में युद्धोचित प्राकृतिक दुर्गों का निर्माण करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जो राज्य की जनपद जो सीमाएं हैं, यानी राजा को जनपद की सीमाओं के पास ऐसे प्राकृतिक दुर्गों का, जैसे कि हम भारत की बात करें कि तो उत्तर में क्या है, हिमालय है, एक तरह का दुर्ग है कि उसमें अगर आक्रमण कर सकते हैं, कोई भी इतनी सरलता से आक्रमण नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उन्होंने जो दुर्ग हैं वो 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं: औदक दुर्ग, पर्वत दुर्ग, धानवत दुर्ग और वन दुर्ग। ठीक है, ये जो दुर्ग हैं, जो हम दूसरी वीडियो लाएंगे उसमें उनको विस्तार से पढ़ेंगे कि इन दुर्गों को किस प्रकार, जो ये धानवत दुर्ग हैं, औदक दुर्ग हैं, पर्वत दुर्ग हैं, वन दुर्ग हैं, उनको किस प्रकार जो कौटिल्य हैं उन्होंने बताया है कि किस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है, आगे है कोष। कोष राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके अभाव में संपन्नता, सुरक्षा एवं सुदृढ़ता की कल्पना नहीं की जा सकती। आपने देखा होगा कि वर्तमान में भी अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम किसी भी चीज़ से ना तो संपन्न हो सकते हैं, ना ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और ना ही अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो ठीक है, उसी प्रकार जो कौटिल्य है उन्होंने राज्य के लिए कोष को महत्वपूर्ण माना है कि अगर हमारे पास पैसा है या आर्थिक व्यवस्था हमारी अच्छी है या इकोनॉमी अच्छी है तो हम एक संपन्न राष्ट्र, सुरक्षित राष्ट्र और सुदृढ़ राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोष नहीं है तो हम इस प्रकार के राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोष वृद्धि के लिए राजा को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। कि उन्होंने बताया है कि जो कोष वृद्धि के लिए राजा को निरंतर प्रयास करने चाहिए। ठीक है, कृषकों से के उत्पादन का जो 6वां भाग है वो लेना चाहिए, व्यापार लाभ का 10वां भाग लेना चाहिए। ठीक है, पशु लाभ का 50वां भाग तथा सोने या अन्न आदि को कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उन्होंने जो कौटिल्य है उन्होंने बताया है कि जो कृषि हैं उनके जो उत्पादन का 6वां भाग है वो राजा को कर के रूप में लेना चाहिए। व्यापार लाभ का जो 10वां भाग है वो राजा को कर के रूप में लेना चाहिए। पशु लाभ का जो 50वां यानी 50% वह जो भाग है वो लेना चाहिए। और जो ये कर है ये क्या है, सोना यानी जो गोल्ड है गोल्ड के रूप में, और अन्न यानी गेहूं के रूप में लेना चाहिए। चाहे वो गेहूं हो, ज्वार हो, अन्य आदि जो पदार्थ होते हैं खाद्य पदार्थ, उनके रूप में कर को वसूलना चाहिए। ठीक है, आगे बताया है जो 6वां अंग बताया है वो दंड को बताया है कि जो दंड या सेना को राज्य का एक आवश्यक अंग मानते हुए कौटिल्य ने इसे प्रजा की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से रक्षा के लिए आवश्यक माना है। यानी बाह्य शत्रु से जो हमारी रक्षा है उसको करने के लिए सेना को आवश्यक माना है कि अगर हमारे पास सेना नहीं होगी तो या ना तो ही हम आंतरिक सुरक्षा को बनाए रख सकते हैं और ना ही जो बाहरी शत्रु हैं या बाहरी आक्रांताएं हैं उनसे अपने राज्य की रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने सेना और दंड को आवश्यक माना है। ठीक है, आगे बताया है कि कौटिल्य ने शौर्य आदि गुणों की परीक्षा के उपरांत सैनिकों की नियुक्ति का परामर्श दिया है। यानी जो हमको सैनिक हैं उनकी जो भर्ती करनी है, उनके
उनको योग्य होना चाहिए, शौर्य आदि के गुणों पर शौर्य होना चाहिए, उनके अंतर्गत साहसी होनी चाहिए, वीर होने चाहिए, तभी हम सैनिक के रूप में उसकी नियुक्ति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है। आगे है, कौटिल्य ने सेना के प्रशिक्षण एवं अनुशासन पर बल दिया है। यानी कौटिल्य जो है वो कहते हैं कि सेना को प्रशिक्षित होना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, तभी एक सेना जो है मजबूत हो सकती है और अपने राज्य की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा कर सकती है। ठीक। कौटिल्य आगे कहते हैं कि कौटिल्य के द्वारा क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को सेना में भर्ती के लिए उचित माना गया है। यानी कौटिल्य ने जो क्षत्रिय को, वैश्य हैं और शूद्रों को सेना में सम्मिलित करने या भर्ती करने के लिए बताया गया है। ब्राह्मणों को इसमें स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, अगर जो शत्रु राष्ट्र कोई सर झुकाकर नमस्कार कर दे तो ब्राह्मणों की क्या है, वो उसको क्षमा कर देते थे। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ब्राह्मण हैं वो युद्ध में भाग नहीं लेते थे, वो युद्ध में भाग लेते थे, केवल उपदेश देने के लिए उनको रखा जाता था। ठीक है। आगे उन्होंने बताया भी है कि परंतु युद्ध में उपदेश देने के लिए ब्राह्मणों को साथ रखा जाता था। आगे है मित्र। यानी कौटिल्य ने राज्य के 7वें अंग के रूप में मित्रों को आवश्यक माना है, क्योंकि राज्य तभी प्रजा के जो कल्याणकारी कार्य हैं उसमें लगा रह सकता है जब उसे बाहरी आक्रमण की आशंका कम हो। यानी एक जो राज्य है वह तभी अपने राज्य की जो कल्याणकारी या अपनी प्रजा की जो कल्याणकारी कार्य कर सकता है जब वह बाहरी आक्रमणों की आशंका से चिंतित न हो। ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमको जो मित्र हैं मित्रों को बनाना पड़ेगा। जैसे कि मोदी जी का जो कार्य है, अगर हम वर्तमान में देखें तो क्या है, वो अनेक राष्ट्र हैं उनको अपना मित्र बनाने के लिए लगे हुए हैं। ठीक है। जो पहले कभी हमारा राष्ट्र मतलब विरोध कर देते, आज वे भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। ठीक। तो ये क्या है, ये मित्र बनाने का एक कार्य है जो राजा को करना चाहिए। ठीक है। उन्होंने बताया है कि मित्र वंश जो है, यानी जो हमारे मित्र हैं वे परंपरागत होने चाहिए, विश्वसनीय होने चाहिए, स्थायी होने चाहिए और हितैषी होने चाहिए। जैसे कि हम कभी भी युद्ध किसी भी परिस्थिति में आए, कभी हमारे मतलब अच्छा समय होता है, कभी बुरा भी समय होता है। ठीक है। जिस प्रकार हम रशिया को देखते हैं, हम रशिया के क्या है, एक विश्वसनीय, स्थायी और हितैषी जो पार्टनरशिप है या मित्र हैं वो कहलाते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार हमने इसमें जाना कि कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं उसमें कौन कौन से अंग बताए गए हैं, कौन से 7 अंग बताए गए हैं जिनके द्वारा एक राज्य बनता है और राज्य अपनी विस्तार, अपना प्रसार, अपना विकास कर सकता है। तो जो हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम कौटिल्य के सेना के जो अंग हैं उसके बारे में जानेंगे, जो सैन्य संगठन है उसके बारे में जानेंगे, गुप्तचर व्यवस्था के बारे में जानेंगे, और साथ के साथ जो उन्होंने जो राजा है, राजा को जो किस प्रकार होना चाहिए उसके बारे में जानने का हम अगली वीडियो में प्रयास करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, हमारी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपके जो मित्र लोग हैं उनको इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।